बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस एग्जांपल 1.3a में एक वोल्ट मीटर की एग्जांपल है कि अ वोल्ट मीटर हैविंग अ सेंसिटिविटी ऑफ 1 किलो ओम पर वोल्ट। ये इसकी सेंसिटिविटी है, इसका यूनिट है 1 किलो ओम पर वोल्ट। इस कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टेंस इन सीरीज विद अ मिली एमीटर रीडिंग उसकी है 80 वोल्ट ऑन 150 वोल्ट स्केल, यानी जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग 80 वोल्ट है, ठीक है। और फुल स्केल जो उसकी रीडिंग है वो 150 वोल्ट है। व्हेन द मिलीमीटर रीड्स 10 मिली एम्पेयर, यानी मिलीमीटर की जो रीडिंग है अगर वो 10 मिली एम्पेयर हो जाए तो हमें कैलकुलेट करना है अपेरेंट रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस, यानी टोटल रेजिस्टेंस, एक्चुअल रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस, यानी एक्चुअल रेजिस्टेंस हमें सेकंड स्टेज में निकालनी है। फिर उन दोनों के डिफरेंस से हमें एक एरर निकालना है ताकि हम वोल्ट मीटर का लोडिंग इफेक्ट मालूम कर सकें। तो ये हम इस एग्जांपल के अंदर एक परसेंटेज एरर हमने निकालना है। फिर इसके बाद इसका पार्ट बी है, उसके अंदर भी हमने इसको देखना है। सबसे पहले तो आप ये सर्किट का अरेंजमेंट देख लें कि ये अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। और उसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए उसके अक्रॉस पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाए और एक उसके साथ सीरीज में एम मीटर लगाए, ठीक है। एम मीटर की जो रीडिंग है वो 10 मिली एम्पेयर है और वोल्ट मीटर जो रीडिंग दे रहा है वो 80 वोल्ट दे रहा है, जबकि उसकी फुल स्केल जो रीडिंग है वो है 150 वोल्ट। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस आर टी, यानी इस पूरे सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं आर टी से, ठीक है। और वो निकालने का तरीका है कि वी टी डिवाइड बाई आई टी। हमें वोल्टेज भी पता है और करंट भी पता है, तो हमने सिंपली टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट निकाल ली जो कि 8 किलो ओम है। अच्छा, यहाँ पे जो एम मीटर है उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि ये मिली एम मीटर है तो नेग्लेजिबल होती है उसकी रेजिस्टेंस। तो अगर आप इस सर्किट को गौर से देखें तो इसमें ये चीज़ हट जाएगी। अब दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल आ जाएंगे, यानी वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है और अननोन रेजिस्टेंस है। तो दो पैरेलल रेजिस्टेंस जब आपस में हो उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है कि 1 ओवर आर टी इज इक्वल्स टू 1 ओवर आर बी प्लस 1 ओवर आर एक्स। अब इसको आप सिंपली स्टेप बाय स्टेप 1 ओवर आर एक्स एक जगह ले जाएं और आर बी को आप लेफ्ट साइड पर ले जाएं, फिर साइड्स को शफल कर दें और फिर उसका एलसीएम लेंगे तो फाइनली आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा आर एक्स निकालने का। यानी जो पार्ट 2 के अंदर हमें आर एक्स निकालनी है वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, मगर उससे पहले हमें देखना है कि आर वी कैसे निकालेंगे। द वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इक्वल्स आर वी इज इक्वल्स टू 1000 ओम पर वोल्ट। जो हमें सेंसिटिविटी गिवन थी 1 किलो ओम डिवाइडेड बाय वोल्ट, तो यहाँ पे हम इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी वोल्ट 150 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा और 150 इंटू 1 का मतलब है कि 150 किलो ओम वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस आ गए। क्योंकि वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस हमें हाई रखनी होती है, करंट हम उसमें से कम ड्रॉ कराते हैं और बाकी जो वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसके अकॉर्डिंगली वो वैल्यूज़ को स्केल डाउन स्केल अप करके डिस्प्ले करा देते हैं। इस तरह से हमें मालूम हो जाता है कि रेजिस्टेंस इतनी है। तो अब हमने आर वी भी कैलकुलेट कर लिए और आर टी की वैल्यू भी निकाल ली। तो अब हम जो ड्राइव फार्मूला है उसमें रखेंगे वैल्यूज़ और फाइनली हमारे पास जो आर एक्स है एक्चुअल वैल्यू वो 8.4 किलो ओम हमने निकाल ली है, जबकि टोटल रेजिस्टेंस थी 8 किलो ओम। अब इन दोनों का परसेंटेज एरर हमने निकालना है एक्चुअल वैल्यू माइनस अपेरेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू 8.45 किलो ओम है और डिवाइड बाय 8.45 किलो ओम है। इसको माइनस करके जब हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास 5.3% हमारे पास एरर आ गया, ठीक है। 5.3% एरर जो है ये अच्छा खासा होता है और इसका मतलब है कि हाई वैल्यू रेजिस्टेंस अच्छा कैलिब्रेटेड अगर वोल्ट मीटर है वो भी एरर दे सकता है अगर हाई रेजिस्टेंस सर्किट में हमने उसको मेजरमेंट के लिए हमने उसको यूज़ करा, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि इफ़ द मिली एम मीटर रीड्स, यानी वही प्रीवियस एग्जांपल है उसमें हमने रीडिंग चेंज करनी है कि अगर मिली एम्पेयर हमें जो एम मीटर है वो 600 मिली एम्पेयर रीडिंग दे रहा है और वोल्ट मीटर जो है वो 30 वोल्ट दे रहा है 150 वोल्ट स्केल डिफ्लेक्शन पे। तो कैलकुलेट द फॉलोइंग, अगेन हमने वो कैलकुलेट करना है। इसके अलावा हमें कमेंट करना है ऑन द लोडिंग इफेक्ट ड्यू टू द वोल्ट मीटर, यानी बोथ एग्जांपल्स के अंदर, ठीक है।
द टोटल रेजिस्टेंस हम अगेन वैसे ही निकालेंगे, VT डिवाइड बाय IT। तो 30 डिवाइड बाय 0.6 हमने करा तो 50 ओम हमारे पास जो है वो अपेरेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, ठीक है, पार्ट 1 की। अब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस निकालने का वही अगेन फॉर्मूला है, तो 150 किलो ओम, तो ये हमारे पास आ गई है। जबकि नेग्लेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द मिलीमीटर, वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि मिली एम्पेयर मीटर है, तो वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस 50 ओम, ठीक है। अब जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट करने लगे हैं पार्ट 3 के अंदर। फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे RX वाला, जिसमें RT और RV हमें पता है। तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू जो निकली है वो 50.167 ओम है। जब हम इसका परसेंटेज एरर निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि 0.33% जो है एरर है, यानी एरर मिनिमाइज हो गया है। यानी एक अच्छा कैलिब्रेटेड जो वोल्ट मीटर है, अगर हम हाई रेजिस्टिव नेटवर्क में उसको कनेक्ट करेंगे तो वहाँ परसेंटेज का चांस, एरर का चांस बढ़ सकता है। जबकि इस कंडीशन के अंदर देखें, सेकंड एग्जांपल के अंदर के लो रेजिस्टिव जो ट्रैक है उस पर हमने उसको कनेक्ट किया तो परसेंटेज एरर बहुत कम हो गई। तो यही हमारा जो है वो इसका कमेंट है कि अ वेल कैलिब्रेटेड वोल्टमीटर में गिव अ मिसलीडिंग रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड across 2 points in a high resistance circuit. The same voltmeter when connected in a low resistance circuit, जो कि example number 2 है, may give a more readable, dependable reading. This show that the voltmeters have a loading effect in the circuit during measurement. यानी क्योंकि हमें उसको एनर्जाइज करना होता है सर्किट को, तो हाई रेजिस्टेंस मिलकर वो लोडिंग इफेक्ट की वजह से उसका परसेंटेज एरर बढ़ जाता है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास 0.33% एरर है, जबकि प्रीवियस एग्जाम्पल में 5.3% एरर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैलिब्रेशन जो है ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट में। तो कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ है कि कंपेयरिंग अ डिवाइस अंडर टेस्ट, यानी डिवाइस अंडर टेस्ट ऑफ एन अननोन वैल्यू विद अ रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ अ नोन वैल्यू। यानी कैलिब्रेशन जो है वो एक ऐसा एक्ट है कि हम किसी डिवाइस को जो कि हम टेस्ट करना चाहते हैं कि उसकी जो रीडिंग है वो एक्चुअल इस स्टैंडर्ड वैल्यू से कितना दूर है, तो दिस इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। A person typically performs a calibration to determine the error or verify the accuracy of the DUTs, यानी device under test unknown value। यानी हमें एरर मालूम करना है कि जो एक्चुअल रीडिंग है वो, और जो डिवाइस अंडर टेस्ट है उसका आउटपुट रीडिंग में उसमें कितना एरर है, तो उसके लिए हम कैलिब्रेशन परफॉर्म करते हैं। अब कैलिब्रेशन से टेक्निकली हटकर एक एडजस्टमेंट का वर्ड है जो कि नेक्स्ट स्टेप होता है कैलिब्रेशन के। हमने कैलिब्रेशन परफॉर्म करी, हमने देखा कि भाई इसमें इतना एरर है, तो अब हम उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। अ लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप दैट कैन ऑकर इन अ कैलिब्रेशन प्रोसेस मे बी टू एडजस्ट और ट्रू अप द इंस्ट्रूमेंट टू रिड्यूस मेजरमेंट एरर। इसलिए कि हमने उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होता है कि अगर उसके अंदर कोई एरर है, अब चाहे जीरो ड्रिफ्टिंग है या सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट है, टेक्निकली एडजस्टमेंट इज अ सेपरेट स्टेप फ्रॉम कैलिब्रेशन, ठीक है। अब सेंसिटिविटी टू डिस्टर्बेंस, ये एक ऐसी टर्म है इंस्ट्रूमेंट की कि इंस्ट्रूमेंट का अपना जो बिहेवियर है, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि टाइम के साथ वेरी नहीं करती मगर वो एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंडेंट होती हैं। अगर वो एनवायरमेंटल कंडीशंस यानी टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इसी तरह शॉक वेव्स कह लें, ये सब मिलके क्या कहते हैं उसकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंस्ट्रूमेंट की, अगर वो चेंज कर जाएगी तो उसको हम मेजर करेंगे सेंसिटिविटी टू डिस्टर्बेंस के थ्रू। तो यही बात मैं यहाँ पे स्लाइड्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। ऑल कैलिब्रेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट आर ओनली वैलिड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी वो डिफाइंड कंट्रोल्ड कंडीशंस हैं, इनके अंदर ये कैलिब्रेशन स्पेसिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट की वो वैलिड होती है जो कि मैन्युफैक्चरर हमें देता है। एज वेरिएशन ओकर इन दीज एम्बिएंट कंडीशंस सर्टेन स्टैटिक इंस्ट्रूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज, जो कि एनवायरमेंटल पे डिपेंड करते हैं कंडीशंस पे। सेंसिटिविटी टू डिस्टर्बेंस इज अ मेजर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चेंज, यानी इसको हम सेंसिटिविटी टू डिस्टर्बेंस के थ्रू मेजर कर सकते हैं। अब दो टाइप्स की हमारे पास जो है वो इफेक्ट्स होते हैं। सच एनवायरमेंटल चेंजेस अफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स इन टू मेन वेज।
नोन एज जीरो ड्रिफ्ट और सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट। अब जीरो ड्रिफ्ट क्या होता है? अगर आप इस ग्राफ को देखें कि ये जो डैश लाइन है ये इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर है कि प्रेशर और उसकी स्केल रीडिंग लीनियर है, बिल्कुल ठीक है। अगर इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो ड्रिफ्ट आ गया एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, तो एक्चुअली जो जीरो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो शिफ्ट हो जाएगा विद कांस्टेंट वैल्यू, और वो कांस्टेंट वैल्यू तमाम थ्रू आउट द जो मेजरमेंट है उसमें एड अप होती रहेगी, ठीक है। तो वो एक्चुअली जीरो ड्रिफ्ट की वजह से जो रीडिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होगी और ये बिल्कुल पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक है। अगर जीरो ड्रिफ्ट नहीं है तो ऐसे काम करेगा, और अगर इसमें जीरो ड्रिफ्ट आ गया तो ये जीरो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा और कांस्टेंट रीडिंग में वो एड अप रहेगा, ठीक है। जीरो ड्रिफ्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट वेयर द जीरो रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज मॉडिफाइड बाय चेंज इन एम्बिएंट कंडीशंस। ये बात मैंने आपको बताई है। जीरो ड्रिफ्ट कॉजेज अ कांस्टेंट एरर दैट एग्जिस्ट ओवर द फुल रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। थ्रू आउट दी जो मेजरमेंट की रीडिंग है, इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग है उसमें ये जीरो ड्रिफ्ट आ जाता है। इट इज़ क्वाइट यूजुअल टू फाइंड दैट देयर इज अ रीडिंग ऑफ परहैप्स 1 किलोग्राम, यानी अगर आपके पास वेट मशीन है और उसमें जीरो ड्रिफ्ट है 1 किलोग्राम का, तो अगर आप उस पर वेट नहीं भी रखेंगे तब भी वो 1 किलोग्राम की रीडिंग दे रहा होगा। और अगर आपने कोई अननोन यानी नोन वेट आपने 70 किलोग्राम को उस पर रख दिया, तो एक्चुअली वो रीडिंग जो आएगी वो 71 किलोग्राम आएगी, क्योंकि उसके अंदर जीरो ड्रिफ्ट आ चुका है। तो जीरो ड्रिफ्ट की जो मेजर्ड यूनिट है ना, अगर जीरो ड्रिफ्ट इन केस ऑफ वोल्ट मीटर मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट्स पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इसके जीरो ड्रिफ्ट अगर आपने वोल्ट मीटर का निकालना है तो वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से निकलेगा, यानी टेम्परेचर चेंज की वजह से कितना उसमें चेंज आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड जीरो ड्रिफ्ट ऑफ वोल्ट मीटर। अब यहाँ पे सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट की बात करते हैं। ग्राफ को देखें कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन तो इसका अपनी जगह पर ही है, ठीक है। ये इसकी डैश लाइन जो है ये नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक है। अब टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो वो रीडिंग नॉन लीनियरली आगे एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, जबकि उसको रीडिंग ऐसे आनी चाहिए। तो जीरो ड्रिफ्ट में तो वो कांस्टेंट पैरेलल लाइन होती है, मगर अगर सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट आ गया तो इसका मतलब है दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं रहेंगी, मगर रीडिंग जो है उसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट। Changes in ambient conditions varies the instrument sensitivity, measure of which is called as sensitivity drift. It is quantified by sensitivity drift coefficients that define how much drift there is for a unit change in each environmental parameter that the instrument characteristics are sensitive to. तो यही बात मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, उसकी वजह से सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट अगर उसके अंदर आ गया तो तो वो नॉन लीनियर वे में जो है वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा इंस्ट्रूमेंट। सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट अगर आपने मेजर करनी है तो उसका तरीका ये है कि एंगुलर डिग्री पर बार पर डिग्री सेंटीग्रेड में आपने इसको मेजर करना होगा। अब सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर खाली जीरो ड्रिफ्ट हो, या हो सकता है सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों एट अ टाइम आ जाएं। जैसे इस केस कंडीशन को आप देखें कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर जीरो ड्रिफ्ट भी, यानी उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो भी शिफ्ट हो चुका है, और सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट भी है, क्योंकि जो दोनों लाइंस हैं आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी नॉन लीनियरिटी है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं। अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या स्प्रिंग बैलेंस इज कैलिब्रेटेड इन एन एनवायरनमेंट एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक स्प्रिंग बैलेंस है, उसको कैलिब्रेट किया गया, और उसकी जो डिफ्लेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू लोड कैरेक्टरिस्टिक वो इस टेबल के अंदर गिवन है कि लोड इन किलोग्राम है 0 से लेकर 3 तक, और डिफ्लेक्शन इन मिलीमीटर 0 पर 0 है, और 1 किलोग्राम पर 20 है, 2 पर 40 है, और 3 पर 60 है। तो अगर आप डिफ्लेक्शन देखें तो इसमें कांस्टेंट जो है 20 का डिफरेंस आ रहा है, यानी अगर हम उस लाइन को प्लॉट करें ग्राफ में तो इसका मतलब है ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस केस में। इट इज देन यूज्ड इन एन एनवायरनमेंट, यानी अब हम ऐसा एनवायरनमेंट में यूज करें जहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है टेम्परेचर, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का उसमें डिफरेंस आ गया। तो फॉलोइंग डिफ्रैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आ गई है इस सिस्टम के अंदर। तो 0 पर जो है वो 5 का डिफ्लेक्शन आ गया है, और इसी तरह से
पूरे हर एक में डिफ्लेक्शन आ गया, मगर आप देखें दोनों में डिफ्लेक्शन, यानी 5 और 27 में डिफरेंस कितना है, 22 का। इसी तरह 27 से 49 के दरमियान डिफरेंस कितना है, वो भी 22 है। 49 से 71 का जो डिफरेंस है वो भी 22 है। इसका मतलब है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ये जो मैंने आपको ग्रेडियंट बताया ना, यानी जो स्लोप है, ये हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। पहले केस में 20 का डिफरेंस है, दूसरे केस में 22 का डिफरेंस है। डिटरमाइन द जीरो ड्रिफ्ट एंड सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट। पहले तो हमें जो है वो मालूम करना होगा कि सेंसिटिविटी क्या है, फिर हम जीरो ड्रिफ्ट और सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट जो है पर डिग्री सेंटीग्रेड वो हम कैलकुलेट करेंगे एम्बिएंट टेम्परेचर में। अब सोल्यूशन ये है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पहली लोड लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, तो सेंसिटिविटी जो है वो 20 मिलीमीटर पर किलोग्राम है। यानी हर रीडिंग के अंदर जो कांस्टेंट चेंज आ रहा है वो 20 का आ रहा है, जबकि सेकंड केस में 22 का आ रहा है, तो वो हमने दोनों सेंसिटिविटी रख दी है। ठीक है, अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 आ रहा है, जबकि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 22 आ रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज आवर रिक्वायर्ड सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट। ठीक है, सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट निकालने के बाद उसको पर डिग्री सेंटीग्रेड हम थर्ड स्टेप में निकालेंगे। तो पहले स्टेप में हमने सेंसिटिविटी निकाल ली है। अब दोनों टेम्परेचर चेंज की वजह से जो चेंज आ रहा है सेंसिटिविटी में वो आ रहा है 2 का, तो 2 मिलीमीटर पर किलोग्राम जो है वो सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट हमारी हो गई है। ठीक है, अब जीरो ड्रिफ्ट जो है वो 5 मिलीमीटर का डिफरेंस है, जो कि पहले नहीं था, बाद में आया है। ठीक है, तो 5 मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन आ गया, जबकि हमने कोई लोड रखा नहीं है टेम्परेचर चेंज की वजह से, तो ये हमारा जीरो ड्रिफ्ट हो गया। अब हमने जीरो ड्रिफ्ट भी मालूम कर लिया और सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट भी मालूम कर लिया। अब पर डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमने इसका चेंज मालूम करना है। तो जीरो ड्रिफ्ट हमें पता है वो 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय हमने 10 इसलिए किया है क्योंकि जो टेम्परेचर चेंज है पर डिग्री सेंटीग्रेड वो रखना है। तो पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड था और अब जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 10। तो 5 डिवाइड बाय 10 करते हैं तो 0.5 मिलीमीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड जीरो ड्रिफ्ट। इसी तरह सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट 2 मिलीमीटर किलोग्राम है, तो पर डिग्री सेंटीग्रेड निकालने का तरीका है 2 डिवाइड बाय 10 कर दें, क्योंकि टेम्परेचर चेंज जो है वो 10 है, तो 0.2 मिलीमीटर पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा रिक्वायर्ड सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट है। ठीक है, अब इस लेक्चर स्लाइड में जो फाइनल हमारी स्लाइड है वो हिस्टेरिसिस है। हिस्टेरिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये बिहेवियर होता है इंस्ट्रूमेंट का। हिस्टेरिसिस इज द डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट ऑफ अ सिस्टम ऑन इट्स हिस्ट्री। ठीक है, ये हिस्ट्री क्या होती है, यानी उसका अपना एक बिहेवियर होता है। जैसे एक एग्जांपल है, a magnet may have more than one possible magnetic movement in a given magnetic field depending on how the field change in the past। यानी अगर पॉइंट ए है और ये पॉइंट डी है, ठीक है, तो अगर हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अगर हम चेंज करें, डिक्रीज करें, ठीक है, तो वो इस कर्व को फॉलो करेगा, ए बी सी डी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम वापस से मैग्नेटाइजिंग फोर्स को जब हम इंक्रीज करेंगे तो ये ग्राफ इसको फॉलो करेगा, प्रीवियस ग्राफ को फॉलो नहीं करेगा। यानी इसका बिहेवियर सिस्टम का इस तरह से है कि डी से ई जाएगा, एफ जाएगा, फिर ये ए पर जाएगा, तो सेम ग्राफ को ये फॉलो नहीं करेगा, तो ये जो दरमियान में जो चेंज आएगा ना, दिस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। यानी ऐसी कोई सी भी आपकी स्विचिंग डिवाइस जिसको जब आप ऑन करें तो उसका वोल्टेज और करंट जो है वो इसका एक ग्राफ होगा, जब आप उसको वापस से ऑफ करेंगे तो वो रिवर्स में किसी और पैटर्न को फॉलो करेगा, तो दिस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। यानी ये जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है इन दोनों ग्राफ में, दिस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। ठीक है, तो मैक्सिमम इनपुट हिस्टेरिसिस ये है और ये डेड स्पेस है, तो यानी वो सेम बिहेवियर फॉलो नहीं करता। इंक्रीमेंट के वक्त उसका बिहेवियर कुछ और होता है, डिक्रीमेंट के वक्त उसका बिहेवियर कुछ होता है, दिस इज कॉल्ड दी हिस्टेरिसिस। तो ये कंप्लीट जो है ये इसकी इंस्ट्रूमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करते हैं।